हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संस्कारी बहू। अगर माँ होती तो कुछ संस्कार भी सिखाती। मैंने तो नीता से बात करने के लिए भी अपनी बेटी को मना कर रखा है। मुझे तो कभी कभी इसके लक्षण अच्छे नहीं लगे। मालूम नहीं कहाँ कहाँ नौकरी के बहाने घूमती रहती है। हम तो खुद हैरान रह गए जब इसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ देखा। नीता के भागकर शादी करने की वजह से हमारी लड़ाइयाँ भी बिगड़ जाएंगी। नीता के फ्लैट के थोड़ी ही दूर पर बहुत सी औरतें इकट्ठा होकर नीता के विषय में बातें कर रही थी। तभी भावना जी भी बाहर निकलकर उन खड़ी हुई औरतों पर बरस पड़ी। खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहा तो अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है तो मेरी नीता पर क्यों लाछन लगाते हो? तुम उसके संस्कार के बारे में क्या जानो? देवी है मेरी बहू तो। अपनी सासू को, माँ को बहुत जोर से उन खड़ी हुई औरतों पर चिल्लाते हुए सुना तो दुकान पर जाते हुए दूर निकलने के बावजूद भी नीता पीछे की ओर देखती हुई वही ठिठक गई। सासू माँ के इस तरह से प्यार, अपनावन और विश्वास से भरे शब्द सुनकर नीता को अपनी सासू माँ पर बहुत प्यार आया। वह खड़ी खड़ी मुस्कुरा उठी और फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दी। बस स्टैंड से बस में बैठकर दुकान पर जाते पुरानी बातें उसकी आंखों के सामने नाच रही थी। माँ की मृत्यु के समय नीता केवल 11 बरस की ही थी और भाई 5 बरस का। पापा खाने बनाकर देते थे, लेकिन क्योंकि वह एक कंपनी की गाड़ी चलाते थे तो कई बार उन्हें अपने साहब के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता था। उस समय घर में केवल नीता और उसका भाई रहते थे। जाते हुए अक्सर पड़ोस वाली आंटी को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह जाते थे, लेकिन क्योंकि यह उनका बाहर जाने का अधिकतर नियम ही हो गया था तो वह पड़ोसी भी कब तक ख्याल रखते। धीरे धीरे छोटी उम्र में ही नीता का घर का काम करना और भाई का भी ख्याल करना सीख गई। पापा जब भी बाहर जाते तो उनका ख्याल था फ्लैट में रहने वाली सोसाइटी के लोग उनके बच्चों का ख्याल रख लेंगे। लेकिन 11 वर्ष की उम्र में नीता बहुत सुघड़ गृहिणी बन चुकी थी। दोनों भाई बहन घर के बाहरी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कुछ साल पहले कंपनी बंद होने के कारण पापा की नौकरी भी छूट गई थी। निराश और आर्थिक तंगी के समय नीता बहुत हिम्मत से उठी और घर से थोड़ी दूर मार्केट की साड़ियों के बड़े से शोरूम में उसने नौकरी करना शुरू कर दी। 5वीं के बाद भाई को भी प्राइवेट स्कूल में डलवा दिया। धीरे धीरे पापा भी घर जाकर सेल्समैन का काम कर लेते थे। इस तरह किसी तरह घर का खर्चा तो चल जाता था, लेकिन नीता की शादी के लिए कुछ भी नहीं जुड़ पा रहा था। इस कारण पापा कई बार बहुत चिंतित हो जाते थे। अवसाद और चिंता के कारण जब पापा का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता था तो नीता पापा को संतान नहीं देती थी। वह उन्हें विश्वास दिलाती थी कि बिट्टू के बड़ा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वह लोग अभी सारा खर्चा तो उठा पा रहे हैं। राजू भी उस साड़ी की दुकान में काम करता था जहां नीता काम करती थी। जैसे जैसे काम का बढ़ता गया वैसे ही मालिक ने एक बड़ी दुकान खरीद ली थी जो कि थोड़ी दूर पर थी और उसके लिए नीता को बस से जाना पड़ता था। वह हमेशा समय से दुकान पहुंचती थी और दुकान का सारा काम बहुत सलीके से करती थी, इसलिए मालिक की इस पर पूर्णतः निर्भरता थी। ऐसे ही राजू में दुकान का बहुत पुराना कर्मचारी था। मालिक अक्सर उसे सूरत, भागलपुर, बनारस साड़ियों के सिलसिले में भेजते ही रहते थे। उस दिन जब मालिक ने राजू को 3 दिन की छुट्टी देने से मना करा तो राजू बहुत परेशान था। मालिक उसे बनारस भेजना चाहते थे और राजू छुट्टी चाहता था। राजू को उदास देखकर जब नीता ने कारण तो राजू ने यह बताया कि उसकी सारी कमाई माँ की दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। कुछ समय पहले माताजी को अस्थमा और आर्थराइटिस का अटैक पड़ा तो उनकी लगभग सारी जमा पूंजी अस्पताल में खर्च हो गई थी। पापा की मृत्यु के कारण राजू भी 10वीं से आगे नहीं पढ़ सका। मालिक ने ही उसको अपने घर में सोने की जगह दे रखी है, इसलिए मालिक के जाने के लिए मना करके नाराज नहीं कर सकता। बेहद दुखी मन से बोला, ना मैं माँ का ख्याल रख सकता हूँ, ना ही मालिक को खुश रखता हूँ। मेरी भी क्या जिंदगी है। तुम्हारी माँ अभी कहाँ है? नीतू के पूछने पर राजू ने बताया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए वृद्धाश्रम में रहती है। नीता ने राजू को सुझाव दिया, यदि वह चाहे तो वे दोनों विवाह कर सकते हैं और नीता के घर में ही माताजी को भी वह भी लोग साथ में रख सकते हैं। कुछ समय बाद जब उसका छोटा भाई भी पढ़ लिख कर कमाने लायक हो गया, वह दोनों मिलकर अपना काम अलग भी शुरू कर सकते हैं। बाद में यदि जरूरत पड़े तो वह फ्लैट भी किराए पर रख सकते हैं। राजू को कोई एतराज नहीं था, लेकिन शादी के लिए खर्च एक बहुत बड़ी समस्या थी। बस तभी दोनों ने कुछ फैसला किया और जब नीतू ने अपने पापा को राजू के बारे में बताया तो पापा को भी बहुत खुशी और निश्चितता हुई। उन्होंने भी नीता के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि घर में अगर राजू की माताजी रहेंगे तो यह घर भी बस ही जाएगा। बिट्टू की पढ़ाई भी उनके रहने के कारण अच्छे से हो सकेगी। यूं भी उनके फ्लैट में 3 कमरे थे। पूरे परिवार के लिए इतनी जगह बहुत थी। दूसरे दिन मंदिर जाकर राजू और नीता ने विवाह कर लिया। पापा ने उन्हें वहीं आशीर्वाद दिया। उसके बाद दूसरे दिन जब नीतू सिंदूर लगा घर से बाहर निकली
तो आसपास की औरतों को करने के लिए एक बात मिल गई थी, लेकिन नीता किसी की बात की कोई परवाह नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद नीतू सासू माँ को घर भी ले आई थी। पापा भी खुश थे क्योंकि उनकी चिंता बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। राजू भी अब कहीं से भी साड़ियाँ लेने जाता तो कुछ साड़ियाँ फालतू ले आता था, जो कि पापा सेल्समैन के जैसे कम मार्जिन पर बेचने लगे थे। इस तरह से घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही थी। राजू की माताजी का घर का ख्याल करने की वजह से बिट्टू भी पढ़ाई में अच्छा ही निकल रहा था और एक दिन बिट्टू का भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था। घर में खुशियाँ और धन दिन दोगुना बढ़ रहा था और सासू माँ भी नीता को बहुत प्यार करती थी। यह सच है कि लोग अपनी दुखी से दुख नहीं होते बल्कि दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी होते हैं। नीता को संस्कारहीन बोलते हुए शायद उनकी आत्म संतुष्टि मिलती थी, लेकिन जब नीता की सासू माँ ने उन सबको यह कहते हुए झिड़का के अपनी बच्चियों पर विश्वास करो, अच्छे संस्कार देकर सीखते हैं ना कि तुम्हारी बुराइयां सुनकर। मेरी बहू से ज़्यादा संस्कारी और समझदारी कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुनकर चुगली करने वाली औरतों की भीड़ अपने आप तितर बितर हो गई।